नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। और फसल खराब होने पर बर्बाद नहीं होगा किसान, मामूली प्रीमियम पर मिलेगा फसल का बीमा। प्रधानमंत्री के घर हुई हाई लेवल मीटिंग, सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। बजट में अपनी मांगे बताने के लिए वित्त मंत्री से मिले इंडस्ट्री के दिग्गज, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के साथ साथ इंफ्रा पर फोकस बढ़ाने की रखी मांग। Congratulations! नारायण हृदयालय ने जीता निवेशकों का दिल, लिस्टिंग पर दिया 35% का जोरदार रिटर्न। एमिशन नॉर्म्स पर सरकार का बड़ा फैसला, गाड़ियों में BS4 के बाद आएंगे सीधे BS6 नॉर्म्स, अप्रैल 2020 से होंगे लागू। और इवन फॉर्मूले पर केजरीवाल सरकार को लगे हाईकोर्ट की फटकार, 15 दिन के लंबे ट्रायल पर उठाए सवाल, मांगे प्रदूषण के आंकड़े। और स्कूल एडमिशन पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, मैनेजमेंट कोटे को किया खत्म, 62 ऊटपटांग नियम भी रद्द। और उत्तर कोरिया ने किया हाइड्रोजन बम का परीक्षण, परमाणु बम से सैकड़ों गुना ज्यादा घातक। संयुक्त राष्ट्र परिषद की आपात बैठक। आवाज एट 9 की शुरुआत एक एक्सक्लूसिव खबर से। ऐसी खबर जो देश के किसानों से जुड़ी हुई है, यानी सीधे आपसे जुड़ी हुई है। किसानों को अब मामूली प्रीमियम पर फसलों का पूरा बीमा जल्द से जल्द मिल सकेगा। इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए आज देर रात तक प्रधानमंत्री के घर पर बड़े नेताओं की बैठक हुई। पूरी खबर जानने के लिए हम चलेंगे अपने दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, आज इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को एकदम यकायक इतनी बड़ी बैठक क्यों बुलाने की जरूरत पड़ गई? इस बैठक को इस वजह से बुलाई गई क्योंकि सरकार लंबे समय से कोशिश कर रही थी किसानों को आसान शर्तों पर बीमा मुहैया कराया जाए, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पा रही थी। सबसे असहमति का जो मुद्दा था वो ये था कि फसल बीमा के दौरान प्रीमियम कहां तक रखा जाए, 2% रखा जाए, 3% रखा जाए, 4% रखा जाए। इस पर मतभेद कायम थे। इसी मतभेद को सुलझाने के लिए बैठक बुलाई गई और ये बैठक प्रधानमंत्री ने खुद अपने आवास से बुलाई, जिस पर वित्त मंत्री अरुण जेटली, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी समेत 8 मंत्री यहां पे मौजूद थे। और अब हमें सूत्र बता रहे हैं कि काफी हद तक इस पर आम सहमति बन गई है और जल्द ही इस बीमा योजना का ऐलान किया जाएगा। तो लक्ष्मण, क्या होगा इस नई बीमा योजना में? पुरानी योजनाएं जो है उनसे किस तरह अलग होगी? अभी जो बीमा योजना है उससे बिल्कुल अलग होगी कई मायनों में। सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि बीमा के लिए, फसल बीमा के लिए ज्यादा प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। अभी किसानों को कई मामलों में 30 से 40% तक प्रीमियम देना पड़ता है, जितने का बीमा कराने जा रहे हैं। कहीं पे 8% है, तो इसको अब घटा करके सरकार अधिकतम करीब 3% करने जा रही है, यानी 3% तक आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, बाकी आप फसल बीमा करा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि फसल बीमा जब भी लेने जाता है किसान, तो उसको सालों लग जाते हैं। पूरे देश में औसतन 6 महीने से लेकर 12 महीने यानी 1 साल लग जाता है फसल बीमा का दावा लेने में, लेकिन सरकार इसको घटाकर हफ्ते से भी कम करना चाहती है। इस योजना के तहत यह भी प्रस्ताव है कि जैसे ही नुकसान हो तुरंत उसका 25% की भरपाई बीमा योजना के तहत कर दी जाए और नुकसान के लिए कोई टीम भेजा जाएगा, राजनीति की जाएगी, ये सब नहीं होगा। सैटेलाइट के जरिए, ड्रोन के जरिए इस बात का आकलन किया जाएगा कितने फसल के नुकसान हुआ है, तुरंत उसका बीमा दे दिया जाएगा। इन प्रावधानों के साथ नई फसल बीमा योजना का ऐलान किया जाना है। जी लक्ष्मण, एक सवाल यहाँ आता है कि अभी जो सरकार को प्रस्ताव मिले हैं सब्सिडी खत्म करने को लेकर, और सरकार बहुत तेजी के साथ इस पर कई बड़े फैसले ले भी रही है, उसमें से एक प्रस्ताव यही था कि फसलों पर सीधी सब्सिडी देने की बजाय अब आप उनका बीमा करना शुरू कर दीजिए। तो क्या इससे भी कोई कनेक्शन है इसमें? बिल्कुल यही कनेक्शन है। और सब्सिडी सरकार जिस तरीके से खत्म करना चाहती है उससे पहले एक जमीन तैयार करना चाहती है कि सब्सिडी सुनने में काफी लोक लुभावन लगता है, लोगों को लगता है कि वाकई काफी फायदा हो रहा है, लेकिन जहां फायदा मिलना चाहिए वहां फायदा नहीं मिल रहा है। तो फायदा जहां मिलना चाहिए, फसल नुकसान से जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है किसानों को, वो सब्सिडी से कहीं बड़ी दिक्कत है। तो इस वजह से पहले फसल बीमा योजना को सरकार दुरुस्त कर लेना चाहती है ताकि एक अलोकप्रिय फैसला भी न लगे सब्सिडी खत्म करना। अगर फसल बीमा योजना समय पर मिल जाए, पूरा बीमा मिल जाए, सस्ते प्रीमियम पर बीमा मिल जाए, तो फिर सब्सिडी लेकर उतनी दिक्कत नहीं होगी। और सब्सिडी भी सरकार टारगेटेड सब्सिडी, यानी जो जरूरतमंद है सिर्फ उसको देना चाहती है। तो ये दोनों मिलाकर देखा जाए तो सरकार एक संतुलित कदम उठाना चाहती है इस सेक्टर में। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो प्रधानमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई जो देर रात तक उनके घर पर चली और एक बड़ा फैसला उसमें से निकलते हुए कि सरकार किसानों को तुरंत बीमा मुहैया कराएगी सस्ती प्रीमियम पर। सबसे बड़ी बात है, बहुत मामूली प्रीमियम पर यह बीमा होगा।
इसका फायदा तुरंत मिलेगा, महीनों नहीं लगेंगे। अगर फसल बर्बाद हो जाती है, सशक्त करने की कोशिश भारतीय किसान को, इससे मार्केट भी बेहतर होगा। बाजार में जिस तरीके से जो फसलों के दाम ऊपर नीचे होते हैं उस पर भी प्रभाव कम आएगा। और सबसे बड़ी बात कि जो सब्सिडी का फायदा सही जगह तक पहुंचाने की सरकार की कोशिश है और सब्सिडी को बंद करने की एक तरफ कदम है, वहां पर यह योजना बहुत काम आएगी। आगे बढ़ेंगे, आज की एक और अहम खबर का रुख करेंगे क्योंकि ये जुड़ी है सीधे आपसे। भारत में अब सीधे BS6 उत्सर्जन मानक लाए जाएंगे, या एमिशन नॉर्म्स इन्हें कहें। ये उत्सर्जन मानक किसी भी गाड़ी में इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन और उससे होने वाले प्रदूषण के स्तर को तय करता है। BS6 का मानक BS4 के मुकाबले बेहद सख्त होगा। सरकार ने मौजूदा BS4 नॉर्म्स के बाद BS5 नॉर्म्स की जगह अब सीधे BS6 नॉर्म्स लाने का फैसला ले लिया है। BS6 नॉर्म्स अप्रैल 2020 से लागू हो जाएंगे। पहले ये 2021 से लागू होने वाले थे। इसके लिए रिफाइनरीज को करीब 30,000 करोड़ रुपए का निवेश भी करना होगा। सरकार ने ऑटो कंपनियों से भी इसके लिए सहयोग मांगा है। इस वक्त देश में कई कंपनियां यूरो 6 नॉर्म्स की इंजन वाली गाड़ियों को एक्सपोर्ट करती हैं। BS6 नॉर्म 2 व्हीलर्स पर भी लागू किया जाएगा। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी मुग्धा मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा डिटेल्स के साथ। मुग्धा, हमें ये बताएं कि यहां पर जो नॉर्म्स है उससे कंपनियों पे किस तरीके का असर पड़ेगा और उनका रिएक्शन क्या है? मुश्किल ज्यादा होने वाली है। भारतीय जो कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं सिर्फ इंडिया के लिए, जैसे कि M&M हो गया, टाटा मोटर्स का डोमेस्टिक ऑपरेशन, इनफैक्ट मारुति भी, क्योंकि इनको ज्यादा निवेश करना होगा। जो बाहर की कंपनियां हैं जो ऑलरेडी यूरोप में सप्लाई कर रही हैं वो यूरो 6 फॉलो कर रही हैं, जैसे कि फोर्ड हो गया, मर्सिडीज, ह्यूंडई, होंडा, इन सबको इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि उनके पास ऑलरेडी यूरो 6 की टेक्नोलॉजी है। हालांकि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं इन सारी कार कंपनियों को, उनको जरूर अपनी टेक्नोलॉजी में निवेश करना होगा और ये सबसे बड़ा इशू बन सकता है। सेकंड पॉइंट है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए, क्योंकि उनको भी अब रिफाइनरीज पे ज्यादा निवेश करना होगा BS6 कंप्लायंट फ्यूल के लिए। चलिए, रिफाइनरीज का हो गया, ऑटो कंपनियों का होगा, लेकिन जो कंज्यूमर्स है, जो कार का खरीदार है, वो इस फैसले से किस तरह से प्रभावित होगा? कंज्यूमर के लिहाज से भी थोड़ी मुश्किल बढ़ जाएगी। जहां पहले जो प्राइस इंक्रीज होता वो 20,000 के आसपास पर यूनिट एक बार में होता, उसके बाद 20,000 के आसपास का नेक्स्ट प्राइस हिट होता, अब वो सारा का सारा 2020 में BS6 के आने की वजह से एक बार में अराउंड 35,000 to 40,000 पर यूनिट का हिट आ सकता है। जी मुक्ता, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो एक तरफ पर्यावरण के लिए अच्छी बात होगी, यूरो 6 की तर्ज पर BS6 कड़े मानक होंगे उत्सर्जन के लिए, गाड़ियों में से निकलने वाले धुएं के लिए रिफाइनरीज यानी बेहतर ईंधन उन्हें प्रोवाइड कराना पड़ेगा, गाड़ियों को भी अपने इंजन बेहतर बनाने पड़ेंगे। लेकिन यह है कि इन सबके चलते कहीं 30 से 40,000 रुपए कॉस्टिंग, 10 से 15% अगर हम परसेंटेज टर्म्स में बोलें, गाड़ियां महंगी होगी, लेकिन ये सब कुछ होना है 2020 तक। इधर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऑटो कंपनियों से अपील की है कि वो BS6 मानकों को लाने में सहयोग करें। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कह रहा हूं, उनसे आह्वान करूंगा कि उनकी दिक्कतों के लिए हम उनको सहयोग करेंगे और देश को प्रदूषण से बचाने के लिए हमारी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन भी इसके लिए हमको सहयोग करें, मदद करें। इसमें हम जो भी सहयोग होगा उनको करेंगे। और आपको बताएं कि हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने भी कहा था कि देश में सीधे BS6 नॉर्म की ही जरूरत है, BS5 बीच में ना लाएं। हालांकि कुछ ऑटो कंपनियां इसके लिए आनाकानी कर रही है, लेकिन ये लाना जरूरी है। मर्सिडीज के लिए कोई वकील अपीयर हो रहा था, वो कह रहा था जी हमको तो फिक्र नहीं, हमारी तो सब यूरो 6 और BS6 कंप्लायंट है। तो दूसरे कुछ मैन्युफैक्चरर्स के लिए थे, वो खड़े होकर कहे कि नहीं हम लोग तो नहीं बना पाएंगे, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो मर्सिडीज वाले ने कहा कि साहब इनसे पूछिए, ये खुद गाड़ी जो यूरोप को एक्सपोर्ट करते हैं वो तो यूरो 6 की होती है, फिर इंडिया में क्यों नहीं वो गाड़ी बेच सकते। तो फिर वो कुछ कहने लगे कि नहीं उसका फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इतने ज्यादा हमको नहीं मिलेंगे, ये नहीं। तो ये तो ऐसा है, मैंने कोर्ट में एक ही चीज कही कि 1998 में जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले बार स्टैंडर्डाइज फ्यूल के लिए कहा था, जिसको BS1 BS2 कहते थे, जब उस वक्त वो लगा था तो गाड़ी वालों ने इतने ही जोर से कहा था कि ये तो सवाल ही नहीं, हम गाड़ी नहीं बना सकते। एक बार कोर्ट ने फैसला सुना दिया था, उसके बाद सब गाड़ियां बन गई। और अब बात करेंगे आने वाले बजट की। इस साल बजट में इंडस्ट्री क्या चाहती है और उनकी क्या उम्मीदें हैं, इसको लेकर इंडस्ट्री के दिग्गज वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिले। हम आपको दिखाते हैं कि इंडस्ट्री की तरफ से वित्त मंत्री के सामने अलग अलग क्या मांगे रखी गई हैं।
पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने को बढ़ाना है और जिस तरह से हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर एफर्ट दे रहे हैं उसी तरह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी एफर्ट देना है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एक चीज़ है और दूसरी चीज़ इंटरेस्ट कॉस्ट है। आरबीआई ने जो रिडक्शन किया वो पूरे रिडक्शन अभी तक बोरोवर तक नहीं पहुंच पाया है, तो उस पर भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि उसको भी देखा जाए किस तरीके से बोरोवर के हाथ में जो बोरोइंग रेट है उसको कम किया जाए। एग्रीकल्चर साइड में द डिमांड इज नीड्स टू गेट अ बूस्ट। आई बिलीव दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू मेक इन्वेस्टमेंट्स इन रूरल इंडिया, वेदर इट इज मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर या इरिगेशन के लिए वहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो दिस विल हेल्प इंक्रीज डिमांड। आज हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है और इसको पर्कुलेट करने के लिए हर स्टेट में, जैसे इन्होंने कहा कि हर स्टेट अब अपना कंपटीशन कर रही है, हम देख रहे हैं कि कई स्टेट्स नए नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लाने के लिए, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए काफी कुछ स्टेप्स लेने लगी है जो पहले नहीं ले रहे थे। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि अगर ये सोच अपने अगर बदल सकें तो अगर जैसे ही अपने सोच बदलेंगे तो काम भी बदलेगा। स्टार्टअप्स जो है इस वक्त इस देश में तेज रफ्तार से तरक्की हो रहा है, पर इसका इस सेक्टर का जो पोटेंशियल है इससे कई गुना ज्यादा है। और चाहे वो इन्वेस्टमेंट से की ओर से देखें या एम्प्लॉयमेंट की ओर से देखें, इस पोटेंशियल का पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो आज अलग अलग इंडस्ट्री सेक्टर्स ने और देश के बड़े दिग्गज बिजनेसमैन ने अपनी बात रखी है वित्त मंत्री के सामने बजट की अपनी उम्मीदों को लेकर। आइए अब रुख करते हैं बाजार का, जो अभी भी टेंशन में है। कल बाजारों को चीन ने डराया तो आज दुनिया भर के बाजारों में उत्तर कोरिया का टेंशन हावी हो गया। नॉर्थ कोरिया के हाइड्रोजन बम परीक्षण के बाद अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों समेत तमाम बाजार कुछ सहमे से नजर आए। इधर नजर डालें तो इस वक्त अमेरिकी और यूरोपीय बाजार में आप देख रहे हैं कि कारोबार गिरावट पे हो रहा है। डाउ जोन्स में 1% से ज्यादा की गिरावट है। नेस्डेक और S&P 500 भी करीब 1% की गिरावट पर कारोबार कर रहे हैं। यूरोप में भी साफ घबराहट दिखाई दे रही है। करीब 1.5% की गिरावट कैक, डेक्स और फुटसी में दिखाई दे रही है। इसके अलावा कच्चे तेल में भी दबाव बनता हुआ नजर आया, जहां कच्चा तेल हमने देखा था कि टेंशन के बाद ईरान और यहां पर सऊदी अरेबिया के बीच उछल गया था, लेकिन अब यही कच्चा तेल करीब 4.5% तक गिरावट पर कारोबार कर रहा है। इधर भारतीय बाजारों में भी कमजोरी थी। सेंसेक्स 175 पॉइंट टूटा, निफ्टी भी 7,750 के अहम स्तर से नीचे गया। क्रूड भी 11 साल के निचले स्तर तक फिसल चुका है। बाजार पर दबाव बनाने का काम किया है आज मेटल शेयरों ने। वेदांता, हिंडाल्को, टाटा स्टील की चमक आज हमने कम होती हुई देखी है। एफएमसीजी शेयरों में भी आज बिकवाली देखने को मिली। ऑटो शेयरों की रफ्तार पर भी आज ब्रेक लगा। फार्मा शेयरों की सेहत खराब हुई। हालांकि आज कमजोर बाजार में भी रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ऐसा शेयर था जिसने तेजी दिखाई। इधर चीनी शेयरों की भी मिठास बढ़ती हुई दिखी। आज लिस्ट हुए नारायण हृदयलाल ने निवेशकों को मालामाल कर दिया, क्योंकि पहले ही दिन इसने 35% का धमाकेदार रिटर्न दिया है। तो उत्तर कोरिया का डर हावी था आज बाजार पर। उत्तर कोरिया में हाइड्रोजन बम के परीक्षण ने दुनिया भर में हलचल मचाई। आखिर क्या होता है हाइड्रोजन बम और इससे पूरी दुनिया क्यों दहशत में आ गई है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर कोरिया दुनिया के उन देशों में शामिल है जिनके राजनयिक संबंध कुछ ही देशों से हैं और उत्तर कोरिया का शासन एक ऐसे हाथ में है जिसे सन की और तानाशाह माना जाता है। इसी वजह से उत्तर कोरिया के सफल हाइड्रोजन बम परीक्षण ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। अगर उत्तर कोरिया के दावे को सच माना जाए तो इस परीक्षण के साथ ही वो एडवांस परमाणु क्षमता वाले देशों की लिस्ट में आ जाएगा। फिलहाल दुनिया के सिर्फ 3 देशों अमेरिका, फ्रांस और चीन के पास ऐसी विनाशकारी परमाणु ताकत है। उत्तर कोरिया ने इससे पहले साल 2006, 2009 और 2013 में ये परमाणु परीक्षण किए हैं, लेकिन हाइड्रोजन बम का ये पहला परीक्षण है। इस हाइड्रोजन बम की विनाशकारी क्षमता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि परीक्षण के बाद उत्तर कोरिया में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.2 थी। पड़ोसी देशों जापान और दक्षिण कोरिया देशों ने इसकी आलोचना की है।
हाइड्रोजन बम एक तरह का थर्मोन्यूक्लियर बम होता है जिसमें चेन रिएक्शन होते हैं, यानी पहला रिएक्शन होते ही दूसरा रिएक्शन और फिर इसका सिलसिला शुरू हो जाता है। इस वजह से इस बम की ताकत कई गुने बढ़ जाती है। एक अंदाज के मुताबिक हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराए थे उसके मुकाबले इस हाइड्रोजन बम की ताकत 1000 गुना ज्यादा है। यही वजह है कि हाइड्रोजन बम को दुनिया का सबसे खतरनाक और विनाशकारी बम माना जाता है, जो एक साथ कई शहर तबाह कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो यहाँ लेंगे आवाज एट 9 में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद रुक करेंगे दिल्ली का, जहां स्कूलों में अब नहीं चलने वाला है मैनेजमेंट कोटे का जुगाड़। जिस स्टार्टअप और स्टैंड अप मिशन को एक माना जा रहा था, उस कंफ्यूजन को आज वित्त मंत्री ने दूर कर दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ किया है कि दोनों ही मिशन अलग अलग हैं। उन्होंने कहा कि स्टैंड अप इंडिया दलितों में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए है, तो स्टार्टअप इंडिया टेक्नोलॉजी के विकास को एक नई धार देने के लिए। स्टार्टअप इंडिया टेक्नोलॉजी कंपनीज के संबंध में थी, जिसका कि 16 तारीख को लॉन्च है। शायद इसका भी हम उसके साथ आरंभ करने की कोशिश करेंगे। स्टैंड अप इंडिया के तहत केवल एससी और एसटी और महिला एंटरप्रेन्योर, देश का हर बैंक ब्रांच एक एससी एसटी कैटेगरी में, ये न्यूनतम है, मिनिमम है, और एक महिला एंटरप्रेन्योर को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक ऋण देकर खड़ा करेगा। स्टार्टअप इंडिया के लिए सरकार ही नहीं, निजी कंपनियां भी पूरी तरह से तैयार होने लगी हैं। उबर टेक्नोलॉजीज ने स्टार्टअप के लिए मेंटरशिप का प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है। कंपनी इसके लिए 1 साल तक सीरीज चलाएगी। उसमें उबर के टॉप 6 एग्जीक्यूटिव इंडस्ट्री की चुनौतियों के बारे में बताएंगे। हर सेशन में अलग अलग उन चुनौतियों के बारे में बातें होंगी जो किसी भी स्टार्टअप को शुरू करते वक्त आती हैं। स्टार्टअप इंडिया की लॉन्चिंग में उबर और सॉफ्टबैंक के फाउंडर सहित करीब 40 सीईओ हिस्सा लेंगे और यह प्रोग्राम भी उसी दिन लॉन्च किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 2000 न्यू एज वेंचर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट भी हिस्सा लेने वाले हैं। 16 तारीख को जिस नई स्टार्टअप पॉलिसी का ऐलान होना है, उसे लेकर नए दौर की ऐसी कंपनियां काफी उत्साहित है। वो क्या चाहते हैं सरकार से, बता रही हैं राधिका। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नई स्टार्टअप पॉलिसी का सबको बेसब्री से इंतजार है। स्टार्टअप्स उम्मीद कर रहे हैं कि पॉलिसी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निवेश पर टैक्स छूट और जल्द से जल्द कारोबार को समेटने की आजादी दी जाएगी। Our expectation would just be that the ease of doing business improves. It makes it easier for young entrepreneurs to build companies, and therefore that will automatically create more exciting opportunities for us as Sequoia Capital to partner with. एक और जहां निवेशक चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स आसानी से बिजनेस शुरू करें, वहीं एंजल इन्वेस्टर्स की गुजारिश है कि उन्हें निवेश पर टैक्स छूट मिले। यही नहीं, वेंचर फंड भी चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कम हो। एंजल इकोसिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। उसकी वजह से छोटे छोटे स्टार्टअप्स को पैसे मिलते हैं ट्राई करने के, इनोवेशन के लिए, तो उनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वो तो सरासर नाइंसाफी है। माहौल के साथ साथ सरकार को स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की भी जरूरत है। इकोसिस्टम बनानी चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो कैसे फंड्स रेज किए जाए, कुछ इंसेंटिव दे जाइए, कंसल्टेंट होने जो हेल्प कर सकते हैं, इंक्यूबेटर्स, डिजाइन लैब्स, पैटेंट हेल्प, आईपीआर हेल्प, वो सब जगह में मदद दे सकती है गवर्नमेंट। स्टार्टअप्स देश में बिजनेस का एक नया रूप है, इसलिए इसकी जरूरतें अलग हैं। मोदी सरकार ने स्टार्टअप्स में दिलचस्पी तो दिखाई है, अब जरूरत है ऐसा खाका तैयार करने की जिससे बिजनेस करना आसान हो। राधिका कुमार, मुंबई। और अब बात करेंगे आवास की उस खबर की जिसका असर देखने को मिल रहा है, वो भी तुरंत। हमने आपको नर्सरी एडमिशन को लेकर दिल्ली स्कूल के अजब गजब नियमों के बारे में बताया था और दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी स्कूलों के मनमाने नियम खटक रहे हैं। उन्होंने आज 62 अजीबोगरीब मानकों को खत्म कर दिया है, साथ ही मैनेजमेंट कोटे को भी खत्म करने का ऐलान किया है। मैं कोर्ट में खड़ा होकर बोलूंगा कि ये मैनेजमेंट कोटा ये सबसे बड़ा स्कैंडल है जी, इसको खत्म किया जाए। दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में एडमिशन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करने के लिए और प्रो पीपल करने के लिए ये आज बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। और ये जो माफिया
जिसका कब्जा बुरी तरह से शिक्षा के ऊपर हो गया है। शिक्षा को इन्होंने दुकानें बना ली है, इसको सरकार खत्म करेगी। स्मोकिंग करते हैं उनके बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। दीज आर द क्राइटेरिया दे हैव यूज्ड। जिनके माँ बाप ड्रिंकिंग करते हैं उनके बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। जिनके माँ बाप पेंटिंग जानते हैं उनको पॉइंट्स मिलेंगे। जिनके माँ बाप म्यूजिक जानते हैं उनको पॉइंट्स मिलेंगे। द क्राइटेरिया आर सो आर्बिट्ररी, इतने गलत हैं और डिस्क्रिमिनेटरी हैं। 62 क्राइटेरिया डिक्लेयर किए जा रहे हैं कि ये फेयर, ट्रांसपेरेंट और रीजनेबल नहीं है, डिस्क्रिमिनेटरी है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है। और उनको वो बट दी 62 आर नॉट, दे आर जस्ट इलस्ट्रेटिव, इंडिकेटिव कि इस किस्म के क्राइटेरिया अलाउ नहीं किए जाएंगे। तो आइए आपको वो अपनी खास रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें हमने स्कूलों के मनमाने नियमों पर ये सवाल उठाए थे और आज मुख्यमंत्री केजरीवाल का उस पर ये जवाब भी आपने सुना। नर्सरी एडमिशन के लिए स्कूलों को डिस्टेंस, सिबलिंग, एलुमनाई, फर्स्ट चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड जैसे क्राइटेरिया पर अंक देने की इजाजत है, लेकिन दिल्ली सरकार ने स्कूलों को ये छूट भी दी है कि वो अलग अलग क्राइटेरिया पर अलग अलग पॉइंट्स दे, और दिल्ली के कई स्कूल इस छूट का गलत फायदा उठा रहे हैं। दिल्ली के कुछ स्कूल ऐसे हैं जो पेरेंट्स के वेजिटेरियन, नॉन स्मोकर या टी टोटलर होने पर बच्चों को 5-5 अंक एक्स्ट्रा दे रहे हैं। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की गाइडलाइंस में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि ये क्राइटेरिया बनाए जा सकते हैं, और डीओई ने इन स्कूलों को ऐसे क्राइटेरियाज को अपनी लिस्ट से हटाने को भी कहा है, लेकिन अभी भी इन स्कूलों के फॉर्म्स में ये सारे क्राइटेरिया देखे जा सकते हैं। मसलन महावीर सीनियर मॉडल स्कूल में शाकाहारी होने और शराब सिगरेट नहीं पीने वाले पेरेंट्स के बच्चों को 15 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे हैं। वहीं धौलाकुआ के स्प्रिंग डेल्स में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे हैं। यही नहीं, लैंसर कॉन्वेंट स्कूल तो उन पेरेंट्स को एडमिशन फॉर्म ही नहीं दे रहा जो किराए के घरों में रहते हैं। दिक्कत यह है कि मेरा बेटा है, मैं उसको पढ़ाना चाहता हूँ अच्छे स्कूल में, बट क्या करें, यहाँ पर फॉर्म्स नहीं मिल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बोल रहे हैं कि रेंट एग्रीमेंट आपका लगेगा नहीं। रेंट एग्रीमेंट डेफिनेटली जो लोग ट्रांसफरेबल जॉब में हैं, जिनका हर साल ट्रांसफर होता है, या रेंटेड एग्रीमेंट मतलब अपार्टमेंट्स में ही पूरी लाइफ उन लोगों को निकलती है, वो लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि वो लोग कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे। दरअसल पेरेंट्स इस बात से परेशान हैं कि अलग अलग स्कूलों की गाइडलाइंस में भारी अंतर है। स्कूलों में एडमिशन के फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 22 जनवरी है और अब तक यही साफ नहीं है कि किस स्कूल में पॉइंट्स देने का मापदंड क्या है। ईशा शर्मा, दिल्ली। दिल्ली से जुड़ी एक और बड़ी खबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑड इवन फॉर्मूले पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा है कि इस फॉर्मूले को लागू करने से प्रदूषण कितना कम हुआ है। कोर्ट ने कहा कि सरकार को इस बारे में ठोस आंकड़े देने होंगे। साथ ही हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि ऑड इवन फॉर्मूले को 15 दिन तक लागू करने की क्या जरूरत है, ये एक हफ्ते में ही क्यों नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि दिल्ली में कितनी कैब सीएनजी पर चल रही हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। प्रदूषण बढ़ाने और सड़क हादसों के लिए जिम्मेदार ओवरलोडेड ट्रकों पर अब कड़ी कार्रवाई होने जा रही है। एनएचएआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस पर सख्ती बरतने की तैयारी में है। पूरी खबर और डिटेल्स के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता दीपक साहू से। दीपक, बताइए किस तरह की कार्रवाई होने जा रही है अब ओवरलोडेड ट्रक्स पर? देखिए, ओवरलोडेड ट्रक्स पे यहाँ पर एनएचएआई काफी कठोर कदम उठाने जा रहा है। 3 से 4 यहाँ कदम उठाने की बात हो रही है एनएचएआई की तरफ से। जिस तरह से ओवरलोडेड ट्रक्स को अब टोल प्लाजा पार करने की यहाँ पर कोई आदेश नहीं मिलेगी। एनएचएआई सख्त कदम के तहत एनएचएआई ने साफ किया है कि जितने भी ओवरलोडेड ट्रक्स हैं उनको टोल पार करने नहीं दिया जाएगा। खासतौर फिलहाल जो है जितने भी ओवरलोडेड ट्रक्स हैं उनको एक निर्धारित जो फीस है उसका 10 गुना पेनाल्टी चुकाना पड़ता है। वो पेनाल्टी चुकाने के साथ साथ अगर वो ओवरलोडेड ट्रक्स को एक्स्ट्रा लोड कम करते हैं तभी जाके उनको एक तरह से टोल पार करने दिया जाएगा। अगर वो टोल वो फीस नहीं चुकाते हैं और अगर वो इस तरीके से ओवरलोड जो कम नहीं होता है ड्राइवर की तरफ से, तो वो ट्रक को एक तरह से एनएचएआई जब्त कर लेगा। और अगर कोई ड्राइवर या फिर कंसर्न मालिक जो है ट्रक को चलाना नहीं आता है तो कहीं ना कहीं उस ट्रक को जब्त करके एनएचएआई कंसर्न पुलिस स्टेशन को भी यहाँ पर सुपुर्द करने की बात कह रहा है। तो कुल मिला के कठोर कदम यहाँ पर एनएचएआई की तरफ से कि ओवरलोड ट्रक्स की पेनाल्टी काफी लंबे समय से लगाई गई थी, लेकिन एक पेनाल्टी लगाने के बाद उनको हाईवे पर जाने की जरूरत थी। लेकिन कड़े और सख्त कदम यहाँ पर उठाने की तैयारी इन ट्रक्स के ऊपर चुकाने के बाद भी। लेकिन यहाँ पर है कि अगर आप जो एक्स्ट्रा वेट है उसको कम करने के बाद और पेनाल्टी के साथ साथ ये दोनों अगर पालन करते हैं तभी आप हाईवे पर चल पाएंगे। जी दीपक, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए।
आमिर खान को अतुल्य भारत से हटाए जाने की खबर का टूरिज्म मंत्रालय ने खंडन कर दिया है। वो ब्रांड एम्बेसडर बने रहेंगे। पहले इस तरह की खबरें आई थी कि कंट्रोवर्सी के बाद उन्हें हटा दिया जाए। मंत्रालय ने इस बारे में बयान भी जारी किया है। असहनशीलता को लेकर आमिर खान के बयान के बाद ये खबरें थी कि उन्हें अतुल्य भारत कैंपेन से हटा दिया गया है। और आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।